गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2019 का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं और आज हम करेंगे सेक्शन सी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। मैंने पहले ही आपको करवा दिए हैं और इसमें हमारे क्वेश्चन है कितने कितने नंबर के भाई? 4 नंबर के। ये है 22वां क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए या हल कीजिए या सॉल्व करें। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। तो ये हमारा प्रश्न है, लेकिन ये ना एक समीकरण नहीं है, तो इसको पहले मैं लिखती हूँ और फिर बताती हूँ कैसे हल करना है। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लूँ तो मैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी ना? ठीक है भाई, दिख रही है स्टेटमेंट सभी को? ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 22। 2/x इस तरह का क्वेश्चन बड़े में ज़रूर आएगा, चाहे 4 में आए चाहे 5 में आए। बराबर है 13, इक्वेशन नंबर 1। 5/x घटा 4/y बराबर है -2। अब क्योंकि ये बटे में है तो बटे में होने से ये रैखिक समीकरण नहीं बन रहा, तो ये बटा हमने गायब करना है। इसके लिए देखो, बात को समझो। एक छोटी सी बात है, जो ये 2/x है इसे मैं लिख सकती हूँ 2 × 1/x। भाई 2 की 1 से गुणा हो जाएगी, 2 आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा, लिख सकते हैं। अब तुम क्या करो कि इस 1/x को इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट 1/x = u, और बेटा जी जो ये 3/y है ये लिखा जाएगा 3 × 1/y। तो इस 1/y को v मान लो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो समीकरण है तुम्हें कैसे याद रखना है, ये जो बटा का x है ना, इसको हटा के इसकी जगह u आ जाएगा। क्यों भाई? ये हो गया 2 × 1/x। 1/x को मैंने u माना तो 2u बन गया, इसको मैंने v माना तो 3v बन गया। तो समीकरण 1 से 2u जमा 3v बराबर है 13। इसे आप नाम दे दो कोई और समीकरण का, समीकरण नंबर 3 का। और जो समीकरण नंबर 2 है वो भी इसी तरह बदल जाएगा। 5u घटा 4v बराबर है -2, समीकरण नंबर 4। अब ये हमारे पास 2 सीधे समीकरण आ गए हैं। 3 विधि हमने सीख रखी है, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या 13 कहाँ है? ये 13 है ना, ये तो 2u जमा 3v बराबर है 13, और ये हो गया 5u घटा 4v बराबर है -2। ठीक है, ये समीकरण का नाम है। अब इसको या तो प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन यानी विलोपन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन से हल करना है, जिस बच्चे को जो आसान लगे। मैं कहूँगी कि आप इसे एलिमिनेशन से हल करो, वो ज़्यादा आसान रहेगा। इसको गायब कर लेते हैं। इसको इस पूरे समीकरण को अगर मैं 4 से गुणा करूँगी तो यहाँ ना मेरे पास 12 आ जाएगा, और इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा करूँगी तो मेरे पास यहाँ 12 आ जाएगा, और फिर हम आपस में काट देंगे। देखो समीकरण के लिए एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुन लेना, समीकरण को सर्कल में लिखना है, संख्या पे सर्कल नहीं लगाना। तो समीकरण 3 को 4 से, और समीकरण देखो ये यहाँ पे कुछ, हाँ ये देखो गड़बड़ हो सकती है ना किसको किससे। तो समीकरण नंबर 3 को तो संख्या 4 से, और समीकरण नंबर 4 को संख्या 3 से भैया गुणा है, ये मुणा मत पढ़ लेना करने पर। अब इस समीकरण को कितने से गुणा करना है? 4 से। तो इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी। 4 दूनी u जमा 4 तिये 12v बराबर 13 चौकू 52 हो गया। इसको 3 से करो, 3 × 5 = 15u घटा 12v बराबर है 3 दूनी 6। जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर है, v के आगे 12 है, v के आगे 12 है, उनके चिन्ह विपरीत होने चाहिए। अगर विपरीत है तो जोड़ दो, विपरीत नहीं है तो घटाना पड़ेगा। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं? जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया करो जोड़ने पर। जोड़ने पर केवल इसको इसमें जोड़ेंगे तो 52 घटा 6 46, 12 से 12v कट गया, 15 और 8 23u। अब u बराबर है बटे 23, ये 23 नीचे आ जाएगा। 23 दूनी 46 होता है, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी।
u की वैल्यू को चाहे समीकरण 3 में रख दो, 4 में रख दो, तो u का मान u बराबर है 2 को समीकरण नंबर 3 में, या आप सीधा भी लिख सकते हो भी समीकरण 3 से, हाँ, 2 के ब्रैकेट में फिर 2 जमा 3v बराबर है 13, 2 दूनी, इस 4 को मैं सीधा परली तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा 3v बराबर है 13 में से 4 गए 9, तो v का मान कितना आ जाएगा 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा। क्या हमें u और v की वैल्यू निकालनी है? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की और y की। तो एक बार जरा वापस आओ और अब हम यूज करेंगे इस रिजल्ट को। u 1/x है, v 1/y है, तो इसको यूज करेंगे अब हम यहाँ पर। हाँ, u की वैल्यू 2 है, u का मतलब 1/x की वैल्यू 2 है, 2 के नीचे ना क्या है 1 है, उल्टा कर दो, x ऊपर, आर पार भी गुणा कर सकते हो, x यहाँ चला गया 2 यहाँ, नहीं तो इसको उल्टा कर दो, x ऊपर चला गया, इसको उल्टा कर दो 1/2 आ गया, ये तो x की वैल्यू आ गई। और भाई y नहीं v कितना था 3, v का मतलब था 1/y, तो उल्टा करोगे तो y कितना हो जाएगा 1/3, ये हमारा आ जाएगा आंसर। मुश्किल था? अगले पे चलें। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण वर्ग बनाकर इस समीकरण के मूल ज्ञात करो। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पिछले 2 साल से ये हमारे चैप्टर में से, सिलेबस में से कटा हुआ था, नहीं तो इसका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सबसे पहले तो ले लो भाई अपना समीकरण, सवाल नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, 5x² - 6x - 2 = 0। बिल्कुल मैं रिवीजन के हिसाब से एक एक स्टेप आपको बताऊंगी। वैसे तो हम मध्य पद को तोड़ देते हैं, या दूसरा तरीका होता है x बराबर -b जमा घटा b की 2 - 4ac/2a। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग बोला तो भाई पूर्ण वर्ग से करके आना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब क्या करना है कि सबसे पहला काम है इस कांस्टेंट को उठा के राइट साइड में ले जाओ, कांस्टेंट को उठा के राइट साइड में ले जाओ। तो ये 5x² घटा 6x, तो यूँ, हाँ ये घटा का है तो 2। दूसरा स्टेप होगा x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ अगले में करना है, मैं तो यहीं कर रही हूँ, दोनों तरफ 5 से भाग कर, ये 2 स्टेप मिला दिए हैं मैंने। अब देखो भाई 5 से 5 कट गया, x का स्क्वायर -6/5x बराबर है 2/5। इससे अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो x का गुणांक है उसको आधा कर लो, बेशक नोट कर लेना इस बात को, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। हिंदी में लिखूं क्या? x का गुणांक आधा करने के लिए 2 से भाग करते हैं या 1/2 से गुणा करते हैं और उसका कर दो वर्ग। तो x का, माइनस को भूल जाओ, माइनस प्लस पे ध्यान मत देना। x का गुणांक है 6/5। देखो फिर बोल रही हूँ मैं दोबारा, आधा करने के लिए या तो 2 से भाग करते हैं या 1/2 से गुणा, और इसका कर दो वर्ग। अंदर अंदर कट गया, 2 × 3 = 6, ये बच गया 3/5 का वर्ग कितना हो गया 9/। ये आपका सारा रफ काम है जो आप अपने दिमाग में करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ूं, इस 9/25 को यहाँ दोनों तरफ जोड़ दो, दोनों तरफ 9/25 जोड़ने पर, ठीक है। इसको गायब कर देते हैं भाई अपना। चलें आगे। अब बिल्कुल आसान है, जिन बच्चों को ना फॉर्मूले याद हो वो भी कर सकता है। x² घटा 6/5x, और यहाँ भी 9/25 जोड़ दिया, और बेटा यहाँ भी 9/25 जोड़ दिया। अब यहाँ ना एक बात अपने बड़ी ध्यान रखनी है कि 2 ही फॉर्मूले पूर्ण वर्ग में लगते हैं। पहला फॉर्मूला पूर्ण वर्ग में लगता है a जमा b का वर्ग बराबर है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। समझ रहे हो ना बात को? a की 2 जमा a² + 2ab + b²। और दूसरा फॉर्मूला लगेगा ये वाला a² - 2ab। आपने पहचान क्या करनी है, अगर यहाँ
तीनों जमा के हैं, कहीं भी माइनस नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर एक चिन्ह माइनस का है तो ये वाला। क्लियर है? अब एक चिन्ह माइनस का, 2 प्लस के, तो फॉर्मूला लगना है ये वाला। लेकिन ए की जगह क्या आएगा और बी की जगह क्या आएगा? तो ए की जगह तो x आएगा, x, और बी की जगह 3/5, 9/25 नहीं, इसका वर्गमूल 3/5। इसको थोड़ा सा ध्यान दो, इसको ये हमने 9/25 लिया है ना, ये x का वर्ग है। इसको अगर तुम यूं का यूं लिख दो, ये किसका वर्ग है? ये है 3/5 का वर्ग। साथ में इसको भी जोड़ लो, 5 5 25, 5 दूनी 10 जमा 9। अब ये 3 पद थे, a की 2 घटा 2 ab जमा b की 2, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा किसका? x घटा 3/5 का पूर्ण वर्ग बराबर है 19/25। ये ठीक चल रहा है ना हमारा? अब यहाँ से आगे हम इसको हल करेंगे। ये ज़्यादा आसान पड़ता है वैसे, अगर लॉजिक समझ आ जाए तो। इसको दोबारा लिख रही हूँ मैं यहाँ, बराबर है 19/25। अब हमने ये वर्ग हटाना है। वर्ग हटाने के लिए दोनों तरफ कर दो वर्गमूल। वर्ग हो तो कट जाता है। एक बहुत बढ़िया बात मैं यहाँ बता रही हूँ जिन बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करनी हो। मान लो आपको दे रखा है 4 का वर्ग और उसका करना है वर्गमूल, तो कट के आपका उत्तर 4 आएगा। लेकिन अगर आपसे 16 का वर्गमूल पूछ ले तो जमा का भी 4 आएगा और घटा का भी 4 आएगा, क्योंकि जमा 4 का वर्ग भी 16 होता है और घटा 4 का वर्ग भी 16 होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है। तो ये तो कट गया, x घटा 3/5, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये जमा घटा आएगा। 19 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, बटे में 5 आ गया। अब इसको उधर ले जाओ, x की 2, मतलब एक बार इसको जमा कर रख दो भाई। x घटा 3/5 बराबर है वर्गमूल 19/5 के, तो इसको उस तरफ ले जाओ तो x का मान आ जाएगा वर्गमूल 19 जमा 3/5। ये तो पहला आंसर आ गया। एंड x घटा 3/5 बराबर है माइनस वर्गमूल 19, तो 3/5 को उधर ले जाओगे, ये जमा का होएगा, तो मैं इसको आगे रख रही हूँ। तो x आ जाएगा 3/5, 3/5 नहीं, सीधा कर दो, 3 घटा वर्गमूल 19/5। तो एक वैल्यू ये आ जाएगी x की, x के जो मूल इसने कहा था, और एक ये आ जाएगा। आप चाहो तो अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि जल्दी से 1 मिनट लगाऊंगी मैं, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। 5x की 2 घटा 6x, घटा था कि जमा था? घटा, ये रहा, घटा 2 बराबर है 0। a 5 है, b -6 है, c -2 है। डायरेक्ट फॉर्मूला -a जमा घटा, रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, b की 2 -4ac का √2a। -a यानी माइनस का 5 जमा घटा b का वर्ग 36, 4 गुणा 5 गुणा घटा का 2, और बटे में 2 और a का गुणनफल 10। भाई इन दोनों को जोड़ो, घटा घटा जमा, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 और 36 कितने हो गए? 40 और 36, 76 हो गए। 76 होता है 19 भाई -5 जमा घटा, ठीक है ना? 5 दूनी 10 चौके 40 और 30 76, और 76 को 19 चौके 76 होता है, 19 चौक 76 होता है। तो ये आ जाएगा 2√19 बटे में 10। ठीक है। अब हमारा जो उत्तर आ रहा है उसमें 2 नहीं है। यहाँ कुछ हम गलती तो नहीं कर रहे ना, -b है भाई, ये मैं गलत कर रही हूँ। फॉर्मूला है -b, है ना? तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6। अब आ जाएगा बिल्कुल ठीक ये सवाल। 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 इसमें से 2 लेओगे तो 3, ये कट जाएगा, जमा वर्गमूल 19 बटे 2 और 3 घटा वर्गमूल 19, 2 यहाँ से कट के 5 आ जाएगा। तो ये हमने इसकी पड़ताल कर ली। -b नहीं, अगर पूर्ण वर्ग बोला है पेपर में तो फिर पूर्ण वर्ग से करके आना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? अगर किताब वाले ने कोई मेथड लिखा है फिर उसी से करना है, नहीं लिखा तो तुम्हारी मर्जी है।
आगे चलें। 24वां, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हैं। प्रथम 40, इंग्लिश में बताती हूँ। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 के पहाड़े में आने वाले पहले 40 नंबर का जोड़ आपने निकालना है। किस चैप्टर का सवाल है ये? एपी का। वेरी गुड, ये है एपी का। तो पहले तो आप यहाँ लिख दो 6 से विभाजित होने वाले या 6 से विभाज्य प्रथम 40। हर शब्द का मतलब है भाई, सुन रहे हो मेरी बात को? विभाज्य माने 6 से भाग होने वाला, प्रथम माने 6 एकम 6 से शुरू करना है, धन माने 40 का मतलब 40 ही लेनी है, धन माने पॉजिटिव पूर्णांक लेने हैं। आगे बात समझ में? तो वो पूर्णांक कौन कौन से हैं? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक और 40 पे जाएंगे तो कितना आएगा? 240। हमें 6 जमा 12 जमा 18 जमा 24 जमा 240 तक का जोड़ निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज एन एपी। यह श्रेणी, यह श्रृंखला, यह श्रृंखला एपी है, यह श्रृंखला एपी है। अब एपी में ए कैसे निकालोगे? ए फर्स्ट टर्म यानी 6। डी कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1 यानी दूसरे में से पहला पद घटा दो, 6 आ गया। अब हमें ये जरूर पता करना है कि ये कितने पद हैं। ये तो किताब वाले ने पहले ही बता रखा है कि ये 40 पद हैं। तो n का मान कितना हो गया? 40। अब हमारा बिल्कुल आसान, ये सवाल वैसे 4 नंबर का था नहीं, ठीक है भाई। तो S40 बराबर है 6 जमा 12 जमा 18 जमा 240। हम जानते हैं, वी नो कि SN का फॉर्मूला क्या होता है? मैं ये लिख दूं तो A प्लस L वाला, ये याद है? n/2 इंटू A प्लस लास्ट टर्म। इसको ऐसे भी लिख देते हैं n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। इसके टुकड़े करोगे ना, A जमा n-1 इंटू डी, तो ये nth पद ही तो है। अब समझो बात को, एक बार इसको समझना बहुत जरूरी है। A तो पहला पद हो गया और ये कौन सा पद है? n-वां, और n-वां कौन सा पद है? लास्ट टर्म है। तो ये तो करवा रखा है भी मैंने फॉर्मूला तुम्हें, A प्लस L। ये वैसे ये करना नहीं है, तो तुम्हें समझाने के लिए था। अब देखो ये डायरेक्ट आ गया, 1 ही मिनट का सवाल था। 40/2, A की जगह 6 जमा 240, 2 से 40 कट गया 20 और ये हो गया 246। पीछे 0 लगा दो, 2 6 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920। 2 नंबर का प्रश्न था ये जो 4 में दिया गया है। क्योंकि वैसे ना पता है इन सवालों में टाइम कहाँ लगता है। अगर ये 40 ना दे रखा होता तो हमें फिर इसकी मदद से n का मान ज्ञात करना पड़ता। आसान है। आगे बढ़े, 25वें पे आ जाते हैं। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। भी कंस्ट्रक्शन का है, मैं बिना प्रकार के यहाँ बता रही हूँ जितना हो सकेगा, ठीक है। कि एक त्रिभुज, एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक और त्रिभुज की रचना करो। एक त्रिभुज तो हमें दे रखा है, यानी वो हमने अपनी मर्जी से बनाना है। उसके समरूप एक और त्रिभुज बनाना है। उस नए त्रिभुज की भुजा दिए गए त्रिभुज की भुजा का 3/4 हो। अब यहाँ ना बच्चों को दिक्कत आती है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मान लो हमें ये त्रिभुज दे रखा है और बिल्कुल इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना है। 3/4 हो। 3/4 का मतलब अब समझना कम है ना भाई। एक तो पूरी चॉकलेट हमें मिल रही है, 4 पीस मिल रहे हैं, और एक 4 में से हमें 3, तो कम है ना। तो जो नया त्रिभुज है वो पुराने त्रिभुज का 3/4 है, यानी कि नया त्रिभुज पुराने से कहीं ना कहीं छोटा है। तो ये बात तुमने अपने दिमाग में रख के रचना शुरू करनी है। चलूं भाई आगे। तो अब त्रिभुज तो हमें दे रखा है, तो हमने कोई भी रैंडमली त्रिभुज उठा लेना है। तो मैं भी अपने बोर्ड पे से कोई त्रिभुज फिलहाल उठा लेती हूँ। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल उठाया मैंने और इसका कलर मैं ले लेती हूँ भाई वाइट। चलिए ये मैं कोई भी त्रिभुज यहाँ पर बना देती हूँ। तुम भी ऐसे ही कोई भी त्रिभुज अपना बना लेना।
ठीक है, उसको नाम दे देना ABC। हम कर रहे हैं प्रश्न संख्या 25। मान लो ये A है, मान लो ये B है और ये C है। बिना कोई वो लिए प्रकार लिए एक न्यून कोण बनाती हुई सीधी रेखा यहाँ पर आपने खींच देनी है। ए से कोई भी लाइन खींचोगे ये न्यून कोण ही है। चाहे बल्कि इसको मैं ना वो ले लेती हूँ, डॉटेड मिलेगी ना, हमें डॉटेड ले लेते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। हमें ये डिजिटल बोर्ड इसीलिए मिला हुआ है कि हम अच्छे से करवा सके। तुम किससे ही करोगे? ये फुटे से। ये 100% एक्यूट एंगल है। हो गया। अब एक बात का ध्यान करना है, इन सवालों की एक ट्रिक होती है कि जो नया त्रिभुज है वो पुराने का 3/4 है। अगर 4/3 होता तो भी बड़े वाले जितनी चाप आपने लगानी है। यहाँ पर आपने कंपास रखना है और एक निश्चित दूरी तक खोलते हुए हम कितने ले रहे हैं? 1 2 3 4 ले रही हूँ मैं, तो 1 2 3 4 ये 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 ये 3 आ जाएगा और ये हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने, वाह लाइन ही चली गई हमारी। चलो भाई फिर खींच लेते हैं, आ जाओ भाई। हो गया। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब क्या करना है? अगला स्टेप होगा नीचे वाले को, यानी 4 को इस कॉर्नर से मिला दो। 4 को इस कॉर्नर से मिला दो। 4 को मिलाना था, 4 को मिलाना था। अब ये ठीक हो गया। अब हमने इस रेखा के समानांतर एक रेखा 3 पे से खींचनी है। उसके लिए ट्रिक मैंने बता रखी है, तरीका मैंने बता रखा है। जिन बच्चों को प्रकार पेंसिल से देखना हो ना, तो मैंने पूरे चैप्टर की रिवीजन उस पर डाल रखी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उनमें देख लेना। हमने प्रकार लेना है और यहाँ प्रकार रखते हुए एक कोई भी रैंडमली चाप लगा देनी है और इतना ही खुला रखकर 3 पर रखकर एक चाप और लगा देनी है। समझ आ गई बात? जितना प्रकार खोलते हुए मैंने ये चाप 4 पे रख के लगाई है, उतना ही खोलते हुए 3 से लगाएंगे। अब प्रकार दोबारा सेट करना है। अब हमने ये दूरी नापनी है कितनी है, और जितनी ये दूरी बनेगी उतनी यहाँ रखकर एक आर्क हमने यहाँ पर लगा देनी है। और इनको जब मिलाओगे तो वो जो रेखा आएगी वो 100% इसके पैरेलल आएगी। मेरी अभी पूरी तरह पैरेलल आई नहीं, अब देखो आई पैरेलल, अब लगभग आ गई है। ठीक है, अब ठीक है, लॉजिक समझना है। मैं तो इस पे कर रही हूँ, तुम्हें प्रकार पेंसिल से करना है। यहाँ ये चाप लगाई, ये चाप लगाई, अब ये दूरी नापी, यहाँ नापी और ये लगा दिया। ये हमारा बिंदु होगा जिसका नाम होगा B'। ये B है तो ये B'। अब इसके समानांतर रेखा B से खींचनी है, ध्यान देना है। फिर वही तरीका, यहाँ पर चाप लगाई और इतनी ही चाप हमने B पर रखकर लगा दी। फिर इस दूरी को नापा, इस दूरी को प्रकार से नापा और यहाँ पर हमने काट दिया। और अब इसे आपने फुल लाइन ले लेते हैं। यहाँ B से हमने एक चाप लगानी है, ये नहीं, इसको मिलाना है इस एंगल वाले को। ठीक है, ये बिल्कुल पैरेलल आना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल। ये चाप यहाँ कटेगी तो ये बिंदु आएगा C'। और ये जो नया त्रिभुज तैयार हुआ है, ये नया त्रिभुज है AB', C', जो हमारे इस त्रिभुज के सिमिलर है, समरूप है। समरूप का मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर और ये साझा है। लेकिन नया त्रिभुज पुराने का 3/4 है, 3rd 4th है, उससे छोटा है। आगे समझ में? चलूं अगले पे? चलिए अगले 26th क्वेश्चन देखो भाई। बिंदुओं A 2-2 और B-7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। हमें 2 बिंदु दिए गए हैं और उन 2 बिंदुओं से जो रेखाखंड मिला के बनता है ये A है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2-2 और पहले एक रेखा ही खींच लूँ मैं, ठीक है। और ये पॉइंट है भाई हमारा B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -7,4 और हमें इसको 3 बराबर भागों में, अब 3 भाग में जब बटेगा, जब 2 जगह से ये
कटेगा, ठीक है ना। यानी कि इस पे एक बिंदु तो ये हो गया सी और एक बिंदु ये हो गया डी, जो कि हमने ढूंढने हैं कि ये तीनों भाग बराबर हो जाए। तो थोड़ा सा ना 4 नंबर का है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। भाई क्या लिखोगे, बिंदु ए है 2 - 2, बिंदु बी है -7,4, माना बिंदु सी व डी रेखाखंड ए बी को, हाँ, लेट द पॉइंट्स बी सी एंड डी ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए एंड बी लाइन सेगमेंट ए बी को समत्रिभाजित करते हैं। अब एक बात जरूर लिखनी है, इस बुक वाले ने कोई अनुपात का जिक्र नहीं किया, आप करोगे हाँ कि भाई AC की लंबाई किसके बराबर है, CD के, और CD की लंबाई किसके बराबर है, DB के। समत्रिभाजित 3 समान भाग, इसका मतलब AC अनुपात CD अनुपात DB क्या बन जाएगा, 1:1:1। ये ऐसे आया है, तो 4 नंबर में इतना लिखना पड़ेगा। 3 में 2 में आ जाए तो डायरेक्ट सॉल्व करके आ सकते हो। अब इनमें से एक बिंदु निकाल लेते हैं, मैं निकाल लेती हूँ बिंदु C। मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं XY, तो AC, और अब तुमने देखना है CD CB 1:2, ये 2 हो गई ना रेशो हमारी। तो अब तुम इसको एक बार दोबारा और बना लोगे तो और भी प्रभावी हो जाएगा। ये 2 - 2, ये C -7,4, ये 1 और 1 2, और C के निर्देशांक हो गए XY। तो पहले तो तुम ना वो ले लो, CB ले लो भाई। CB कितना आ गया, CD जमा DB यानी 1 + 1 यानी 2। तो अब तुम लिख दो बिंदु C, यहीं पे C के निर्देशांक लिख दो। AB को क्या करता है, 1:2 में बांटता है। ये बांटता है भाई, समझ लेना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ, सेक्शन फॉर्मूला, नाम सेक्शन फॉर्मूला से या विभाजन सूत्र से, ठीक है। यहीं पे लिख लो, ये M1 है, ये M2 है, अलग कलर लूँ, ये X1 है, ये Y1 है, भाई साहब Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है, ये M1 है, ये M2 है। कोई दिक्कत, अलग से दिख रहा है। अब विभाजन सूत्र से x का मान क्या होगा, m1 x2 जमा m2 x1 बाय m1 प्लस m2 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, m1 है 1, x2 है -7, थोड़ा सा ऊपर कर लें, थोड़ा सा, जमा m2 2, x1 2। अरे देखो, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है। पहले के लिए पहले से ही गुणा करना है। सारे के बटे में m1 जमा m2 यानी 1 जमा 2, ये हो गया -7 4/3, -3/3 -1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही y का मान निकाल लो, y हो जाएगा m1 y2 m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब बताओ भाई, 1 × 4, पहले को दूसरे से हैं, नीचे ले लेते हैं, वैल्यू दिखेंगी ना हमें, हाँ दिख रही है। तो ये हो जाएगा, पेन ले लिया, 1 × 4 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, 4 - 4/3, 0/3 यानी 0। तो जो C के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो -1, 0 आए हैं। अब यहीं पे कराऊंगी मैं ये सवाल दोबारा से। C के जो कोऑर्डिनेट देखो भाई, ये A है, ये B है और ये C आया है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -2 थे, B का था -7, 4 और C का आ गया
याद है, -1 और 0, ध्यान देना भाई, -1 और 0, तो सी तो आ गया। अब डी पे आ जाओ भैया। डी जो है ना वो 1:1 में बांट रहा है, तो डी इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट लिख दो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। तो डी रेखा खंड सी बी का मध्य। अब मध्य देखो, एक ही सवाल में दोनों फार्मूले आ गए हैं, मध्य बिंदु भी आ गया, विभाजन सूत्र भी आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो हैं बड़ा x और बड़ा y, तो x का मान हो जाएगा x1 जमा x2 बटे 2। बाकी को 1 मिनट भाई, बाकी पे ध्यान मत देना, तुम्हें इतना चित्र देखना है बस। ये C है, ये B है और ये इसका मध्य बिंदु D है। तो x1 अब इसको लेना है, x2 अब इसको लेना है, तो -1 -7 बटे 2, ये -8 बटे 2 -4। और ऐसे ही जब तुम y पॉइंट को लोगे तो वो बनेगा y1 ये वाला जमा, इसको पार्ट्स में करना भाई सवाल को, x1 y1 वहाँ लिया था वो अलग हो गया था, अब इसको दूसरा नंबर दे देना, दूसरा नंबर दे के दोबारा चित्र बना देना, फिर गड़बड़ नहीं होएगी। तो y1 का मतलब हो गया 0 जमा 4 बटे 2, 4 बटे 2 कितना आ जाएगा 2। तो जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,2 आ जाएंगे, और C के ये रहे अपना पहले ही लिख लेना, ठीक है। ये लंबा है, ये 4 नंबर के हिसाब से लंबा है, ये डिजर्व करता है 4, आसान है लेकिन, ठीक है। अब हमारा इस सेक्शन का रह जाता है भाई लास्ट क्वेश्चन, प्रायिकता है, जो कि बहुत आसान है। देखते हैं सेक्शन सी, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता इक्का है और इक्का नहीं है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस, कार्ड विल नॉट बी एन एस। कितने पत्ते होते हैं? इक्के कितने होते हैं? 4। तो बहुत ही आसान प्रश्न, कुल पत्ते 52, इक्को की संख्या, मैं तो डायरेक्ट ही कर दूंगी इस सवाल को, इक्को की संख्या 4, तो सीधा पहला भाग ले लो भाई। ये इतना करो ना 4 नंबर में, तो एक लाइन लिख देना कि गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, बस ये लाइन लिख देना, लिखो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब पहला भाग ले लो, इक्का आने की प्रायिकता, बिल्कुल छोटे तरीके से बता रही हूँ, कहो तो ई वाले तरीके से बता दूँ। इक्का नंबर नहीं कटेंगे इसके भी, की प्रायिकता बराबर है इक्को की संख्या, हाँ कुल परिणाम या कुल पत्ते एक ही बात है, कुल पत्ते भी लिख दो या कुल परिणाम लिख दो। तो ये हो गया भैया 4/52, 1/13। और इक्के कितने नहीं है? अरे वैसे इक्के कितने पत्ते हैं जो इक्के नहीं होते? अरे 52 में से 4 गए 48। तो इक्का ना होने की संख्या, 48, इक्का ना होने की संख्या बराबर है 52 घटा 4 यानी कि 48। तो यहाँ पे लिख देना इक्का ना आने की प्रायिकता बराबर है, फार्मूला लिख लेना, इक्का ना आने की संख्या बटे कुल 12/13। हाँ वही मैं बता रही थी, एक बार उसको बता दूं, थोड़ा सा देखने में कुछ नहीं जा रहा। हाँ भाई हम रिवीजन के पर्पज से कर रहे हैं ना, तो रिवीजन जरूरी है। आप सिंपल इसको करो, माना ई बराबर इक्का आने की घटना, मैडम घटना, इक्का आने की घटना। अब लिखो आप ई की प्रायिकता बराबर है ई के पक्ष में परिणाम, आउटकम्स फेवरेबल टू ई बाय टोटल आउटकम्स, ई के पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम या कुल पत्ते। अब ये हो गया 4/52 यानी 1/13।
अब है ई बार की प्रायिकता, तो ई बार हो जाएगा, पहले तो इसको मेंशन कर देना, ई बार का मतलब क्या है, इक्का ना आने की घटना, ठीक है। अब बिल्कुल डायरेक्ट जो ये प्रियांशु बता रहा है कि ई बार की प्रायिकता होती है 1 घटा ई की प्रायिकता, और ई की प्रायिकता कितनी है 1 - 1/13, ये हो जाएगा 12/13। सवाल वो भी ठीक है, सवाल ये भी ठीक है, बस आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए। तो भाई ये था कंप्लीट सेक्शन सी, अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। थैंक यू।